नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से बखूबी चल रही होगी। मैं राजेश सुथार टेक्स्ट बुक के आपकी अपने बेहतरीन और प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। डी ट्रिपल एस बी के लिए अपना बैच कंटिन्यूली चल रहा है और ये क्लासेज है ये लगभग सी टेट के लिए अपनी सफिशिएंट मानी जाती है। सी टेट 2024 जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए है ये, ठीक है। तो गणपति बापा का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या रहेगा? मोटिवेशन कोड है, लाइफ में मुश्किलों का आना आर्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन मुश्किलों को हंसकर दूर भगाना आर्ट ऑफ लाइफ है। दो चीजें हैं यहाँ पर। एक मैंने कहा पार्ट ऑफ लाइफ, दूसरे मैंने कहा आर्ट ऑफ लाइफ। दो चीजें हैं अपने आप में। एक तो मेरे पास पार्ट है, ये पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनको हंसकर इनसे इनसे हंसकर हम का पीछा छुड़वा सकते हैं एक अपने आर्ट से, जिसे आर्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? आज का जो मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? थर्मोमीटर, जिसे क्या बोलते हैं? तापमापी बोलते हैं, ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है वो मेरा क्या है? थर्मोमीटर है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे तापमापी बोलते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो थर्मोमीटर रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिसे हम बोलते हैं तापमापी। थर्मोमीटर टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल, मतलब डॉक्टरी थर्मोमीटर। डॉक्टरी तापमापी लिख दूं डायरेक्टली? तापमापी। और दूसरा मेरा पास क्या होता है? लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला तापमापी। ये दो अलग अलग प्रकार के मेरे पास क्या होते हैं? थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है जी। दो अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मोमीटर का काम क्या होता है? क्या काम होता है? तापमान को मापना। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? थर्मोमीटर का काम होता है वो तापमान को मापेगा, ठीक है। दोनों ही अलग अलग कंडीशंस में वो क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है कि टेम्परेचर किस हिसाब से वर्क कर रहा है, लेकिन इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होता है। कभी ये चीज़ देखी है क्या आपने? कभी ये चीज़ देखी है क्या आपने कि जब हमें फीवर होता है तो वो बोलता है 104 डिग्री हो गया। 104 डिग्री का मीनिंग क्या है? कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ 104 डिग्री मुझे बोला गया है, तो 104 डिग्री से मैं इतना समझ सकता हूँ कि 104 डिग्री का मतलब कितना बड़ा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है। मैंने एक शब्द बोला है सेल्सियस, तो क्या जो बुखार होता है उसमें सेल्सियस का कहीं कोई जिक्र आता है क्या? नहीं आता, उसमें सेल्सियस का कोई जिक्र नहीं आता। तो ये मेरा किस में मेजर किया जाता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मेरे पास फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब कभी भी कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन होती है, इसके अंदर कोई भी एक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर हम हमेशा ही एक चीज़ का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं मेरे भाई? हमेशा ही एक चीज़ का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम केल्विन टेम्परेचर मेजर करते हैं। वहाँ पर हम केल्विन लिखते हैं कि इतने केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैंने एक जगह मैंने लिखा क्या? फ़ारेनहाइट। और दूसरी जगह मैंने लिखा क्या? दूसरी जगह मैंने लिखा क्या? लिखा मेरे भाई? दूसरी जगह मैंने लिखा
केल्विन। दूसरी जगह मैंने क्या लिखा, केल्विन लिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊंगा क्योंकि मैं इनके यूजेस लिखूंगा या इनके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखूंगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसके विषय में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसके विषय में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं कि किसका तापमान मापता है। यह इसका मापता है, यह मानव शरीर का तापमान मापता है। शरीर बोल दो, मानव का हो सकता है, किसी भी हो सकता है। शरीर का तापमान मापता, ये तो शरीर का तापमान मापता है, तो फिर ये किसका मापेगा मेरे भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका मापता है, ये मापता है, यह किसी यह किसी रासायनिक रासायनिक पदार्थ का तापमान मापता है। ये क्या करता है, ये किसी रासायनिक पदार्थ का तापमान है मापता है। ठीक है जी, इसकी रेंज की बात करूं, इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज की बात करूं, रेंज वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मेरे भाई। रेंज वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि रेंज कितनी होती है। ठीक है, इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस बोलूं। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो मेरी कितनी होती है, 35 होती है। लेकिन अगर मैं उसी केस में फर्नहाइट में बात करूं तो 94 डिग्री फर्नहाइट से रेंज कितनी होती है इसकी, इसकी होती है 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फर्नहाइट। क्लियर है, फर्नहाइट में इनकी रेंज इतनी होती है। ठीक है मेरे भाई, इसकी रेंज इतनी होती है, 108 होता है एक्चुअली ये। ठीक है, इसकी रेंज मेरी इतनी मानी जाती है। अब बात करूं मैं इस नीचे वाले की रेंज की, दो ही मेजर डिफरेंस है, आपको दो ही यूज करने होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं बात करता हूं इसकी रेंज कितनी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। रेंज कितनी होती है मेरे भाई इसकी, इसकी जो रेंज होती है -10 केल्विन टू 110 केल्विन तक होती है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है मेरे भाई। ये इसमें क्या है, थर्मोमीटर में, दोनों थर्मोमीटर में कुछ मेजर से डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। इन डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई शक, किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ आगे। जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताइए। कैन आई ड्रिंक फॉर सम वाटर। बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, उसके बाद में हम बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे थर्मल एक्सपेंशन।
थर्मल एक्सपेंशन के विषय में बात करेंगे जिसे बोलते हैं तापीय विस्तार। थर्मल एक्सपेंशन के विषय में बात करेंगे जिसे बोलते हैं तापीय विस्तार। थर्मल एक्सपेंशन तापीय विस्तार। थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज होती है? क्या चीज है थर्मल एक्सपेंशन? द टेंडेंसी ऑफ द मैटर the tendency of matter to change its shape, मतलब उसकी शेप में चेंज आना, एरिया में चेंज आना, उसके वॉल्यूम में चेंज आना एट ए गिवन टेम्परेचर, एट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बता देना मेरे भाई, जब अगर माइक से आवाज ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि दो ही वो बोलते हैं कि दो ही डंडे हैं बैटरी के माइक के अंदर, दूसरी बैटरी मैंने चार्ज लगा रखी है। तो जब ये आवाज आनी बंद हो जाए तो हम बैटरी यूज कर लेंगे दूसरी। ठीक है मेरे भाई, ये चीज बोली जाती है, इसे बोलते हैं क्या? थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार। मतलब तापमान की वजह से किसी भी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु की डायमेंशंस में, किसी वस्तु की शेप में परिवर्तन आए, वो मेरी क्या कहलाती है? थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। बड़े फर्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं इसका। लीनियर लीनियर एक्सपेंशन, हम पहली बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जी, हम लीनियर एक्सपेंशन के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे पास एक रोड थी, ठीक है जी, इसका जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस था। इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था मेरे भाई? 50 डिग्री सेल्सियस था। इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? एल थी। मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर मैंने इसका क्या कर दिया मेरे भाई? टेम्परेचर मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर मैंने इसके कर दिया, इसका कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस। जो यहाँ तक इसकी लेंथ क्या थी? एल थी। तो आगे वो लेंथ मेरी कितनी बढ़ चुकी है टेम्परेचर इंक्रीज होने से? वो मेरी लेंथ है, लेंथ में मेरे पास कुछ चेंज आ चुका है, कुछ मेरे पास क्या आ चुका है? चेंज आ चुका है। वो कितना आया मेरे पास? डी एल का चेंज आया। ये चेंज किस वजह से आया? ये मेरे पास किस वजह से चेंज आया? ये मेरे पास आया डी एल, मतलब टेम्परेचर की वजह से चेंज आया। डेल्टा एल मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल प्राइम मैं बोल दूं, एल प्राइम मेरे पास कितनी हुई? एल प्लस डेल्टा एल। ये मेरे पास क्या हो चुकी है? इसकी लेंथ में चेंज आ चुका है, लेंथ में चेंज आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, इसकी लेंथ में चेंज आ चुका है। ठीक है, तो एल का एग्जैक्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल जाएगा? एल प्राइम इज इक्वल टू, एल प्राइम इज इक्वल टू एल वन प्लस मेरे पास अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी के विषय में मैं बात करूं तो डेल्टा टी मेरा यहाँ पर कितना आया? 70 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है।
ठीक है। और अल्फा यहाँ पर क्या है, ठीक है, इस अल्फा की बात करूं मैं, ठीक है, ये अल्फा मेरा यहाँ पर क्या है, अल्फा है मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट। याद ही करना पड़ेगा, कोई उसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हम करते हैं +1 क्लास में। इसका पूरा का पूरा जो डेरिवेशन किया जाता है वो मेरा कब किया जाता है मेरे भाई, +1 क्लास में किया जाता है। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो। इस अल्फा की वैल्यू क्या होती है? हेलो एवरीवन, ठीक है, आवाज़ आ रही है? इस अल्फा की मेरे पास वैल्यू क्या होती है? इस अल्फा की वो कई बार वैल्यू पूछेगा, वो क्या होती है, 1 में डिग्री सेल्सियस। ये इस अल्फा की वैल्यू होती है। वो कई बार आपसे एग्जामिनर इस अल्फा की वैल्यू वो पूछेगा, तो आपको इस अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बताओ किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो। आगे है एरियल एक्सपेंशंस। एरियल एक्सपेंशंस के विषय में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं एरियल एक्सपेंशंस। एरियल एक्सपेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाता है। एरियल एक्सपेंशंस में मेरे पास क्या निकलता है, जैसे एक मेरे पास ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है मेरे भाई, ये था, इसका एरिया कितना था, इसका एरिया था ए, इस पर था 50 डिग्री सेल्सियस। इसका एरिया जब मैंने इसके ऊपर टेम्परेचर चेंज किया तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, इसका एरिया टोटल जो एरिया हो चुका है वो ए प्राइम हो चुका है, कितने पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है जी। हमने पीछे क्या किया था, पीछे किया था एल प्राइम इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए प्राइम इज इक्वल टू A1 प्लस अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा और डेल्टा टी कर लो मेरे भाई। हो सकता है या नहीं हो सकता ये रिलेशंस, हो सकता है या नहीं हो सकता ये रिलेशंस, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, वही मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, बीटा की आ जाएगी। लेकिन बीटा की जो वैल्यू आई है वो किसके केस में आई है, वो आई है मेरे पास एरिया के केस में। ठीक है मेरे भाई, वो मेरे पास किसके केस में आई है, वो मेरे पास आई है एरिया के केस में। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशंस। किस पर बढ़ रहा हूँ मैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशंस के ऊपर बढ़ रहा हूँ।
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशंस के ऊपर पढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है भाई। इसका जो टेम्परेचर था कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस, और V इसका वॉल्यूम था। ठीक है जी। थोड़े टाइम बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा 70 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम इसका क्या हो चुका था, V प्राइम हो चुका था। क्या हो चुका था, V प्राइम इसका वॉल्यूम हो चुका। वॉल्यूम इसका क्या हो चुका था, V प्राइम में हो चुका था वॉल्यूम। तो ठीक उसी प्रकार वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या आएगा, ठीक वैसा ही जैसा हमने वहां किया था। V इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा और डेल्टा टी। गामा इज इक्वल टू मेरे पास 1/डिग्री सेल्सियस रिजल्ट होता है मेरे भाई। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या किसी बच्चे के अब भी कोई डाउट है। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई है एग्जैक्ट, सारी की सारी चीज़ें मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दी है। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या, नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर क्लियर है तो फिर आगे मूव करते हैं। चलो जी, नोट डाल लेना एक पॉइंट पे। इनका रिलेशन पूछ लिया जाता है, कैसा रिलेशन होता है, कैसा इनका रिलेशन होता है। अल्फा, बीटा, अल्फा बीटा और गामा, इनका रिलेशन कैसा होता है। इस रिलेशन के बारे में कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इनका रिलेशन कैसा होगा। इसका रिलेशन अभी बताएंगे मेरे भाई, कैसा इनका रिलेशन होता है, एक दूसरे के साथ कैसी बनती है इनकी, वो अभी बताएंगे आपको। ठीक है, इनका रिलेशन कैसा होगा वो अभी बताएंगे। के डिवाइड में कर दो 1 2 और 3, ठीक है। और सिंबल लगा दो इनके बीच में किसका मेरे भाई, इक्वल का। ये रिलेशन इनका होता है। ठीक है, ये रिलेशन का होता है। अल्फा पहले आया तो उसके डिवाइड में 1, बीटा बाद में आया तो उसके डिवाइड में 2, और गामा, ये गामा बाद में आया तो उसके डिवाइड में 3। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के। आगे हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशंस के विषय में। आदर्श
गैस समीकरण। आगे हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण के विषय में। बताओ जी, आदर्श गैस समीकरण क्या है? क्या है आदर्श गैस समीकरण? आदर्श गैस समीकरण के विषय में अगर मैं बात करूं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कई जगह इस एन की जगह, मैं बता रहा हूं, काफी बुक्स इस एन की जगह आपको यू दिया हुआ होगा। ये चीज़ भी कई जगह दी हुई होगी, तो आप इस चीज़ से घबराना मत भी। सर ने तो हमें ये लिखाया था, लेकिन और बुक्स में हमारे पास ये मिला है, तो इन चीज़ों से घबराना मत। ठीक है भाई, चीज़ों से घबराना मत भी। सर ने ये चीज़ लिखाई, मिली हमें ये। तो अब देखते हैं होता क्या है। पी की बात करूं मैं, पी मेरा क्या होता है? प्रेशर होता है। बी की बात करूं, बी मेरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। पी मेरा क्या होता है? प्रेशर होता है। वी मेरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ molecules in one in वन मोल मेरे पास है, ये चीज होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत? एक सेकंड रुकिए। यहाँ तक बताओ भी किसी की कोई दिक्कत? आर की जगह क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी की जगह क्या होता है? टेम्परेचर इन सिस्टम्स। टेम्परेचर ए सिस्टम। आजकल ये सिस्टम शब्द काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है। सिस्टम शब्द आजकल काफ़ी जगह वायरल हो रखा है। ठीक है, जिसने सलमान खान तक के सिस्टम फाड़ के रख दिए। ठीक है मेरे भाई, सिस्टम शब्द आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है। बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशंस। बताओ जी, आइडियल गैस इक्वेशंस में कोई दिक्कत? बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो? अप्रोक्सीमेट 50% क्लास हमारी ओवर हो चुकी है। क्लियर है भाई, यहाँ तक बताइए, आगे बढ़े। चलिए जी, आगे एक टेबल बना लो।
ठीक है, 3 लो है, तीनों लो के ऊपर एक टेबल बना लो। ठीक है जी। तीनों लो पर एक टेबल बना दो। ये बनाने हैं। एक तो मेरे पास इसका आ गया एक्सपेंशंस का। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का। तीसरा मेरे पास आ गया बॉयल्स चार्ल्स गैल्यूसेक लॉ। तीनों आ चुके हैं। लॉज लॉ कौन सा है वो आएगा। ठीक है, एक्सपेंशंस कौन सा है, एक्सप्रेशंस कौन सा है वो चीज़ आएगी। देन प्रेशर क्या रहेगा वो चीज़ आएगी, और आगे कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है वो चीज़ आ जाएगी। लिखो भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। मेरे पास लो, बैटरी तो चार्ज है ना। एक्सपेंशन एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस मेरे पास क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगी, मेरे पास प्रोसेस क्या रहेगी, और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशंस करनी पड़ेगी। पहली बात करते हैं हम बॉयल्स लॉ के विषय में। बॉयल्स लॉ, इसका नाम ही बॉयल्स लॉ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आप इस चीज़ में सोच रहे होंगे कि इसका नाम सर ने कैसे लिख दिया। बॉयल्स लॉ है। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो मेरा प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। प्रेशर मेरा प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, टेम्परेचर इसमें मेरा क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। दूसरे लॉ की मैं बात करूं, चार्ल्स लॉ। दूसरे लॉ की अगर मैं बात करूं, चार्ल्स लॉ। दूसरे लॉ की अगर मैं बात करूं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या प्रोसेस होती है, चार्ल्स लॉ में जो v है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और इसको बोलते हैं क्या है, आइसोबेरिक। इसको बोलते हैं क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, इसमें प्रेशर है वो मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लास्ट आपके सामने इसका कि लास्ट में क्या आएगा, के ल्यूसेक लो। के ल्यूसेक लो, के ल्यूसेक लो। इसमें क्या चीज होती है, इसमें मेरे पास कौन सी टर्म्स क्या रहेगी, इसमें जो प्रेशर है वो मेरा किसके साथ रहता है, वो मेरा
टेम्परेचर के साथ रहता है। प्रेशर इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर के साथ रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, वी का जिक्र नहीं है, वी इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पूरा का पूरा मेरे पास है, एक टेबल बन के तैयार हुई है। इस टेबल को कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से क्वेश्चन आना नॉर्मल सी बात है। बताओ भाई। जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ तक। जल्दी बताओ मेरे भाई। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। ओके, आगे बढ़े मेरे भाई। क्लियर है ये प्रोसेस आपके, क्लियर होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एडियाबेटिक क्या होता है। एडियाबेटिक के बारे में बात करेंगे। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक को अगर हिंदी में बात करूँ मैं तो क्या बोलेंगे, उद्देश्यम क्रिया या प्रोसेस। ठीक है भाई, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में हालांकि मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ता। इसके डेफिनेशंस के विषय में बात करें
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नो हीट एक्सचेंज इन द किसी भी सिस्टम में हीट का एक्सचेंज ना होना। ठीक है। और इसमें क्या होगा? यह क्रिया बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है। मतलब इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए बहुत कम समय लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ध्वनि ध्वनि का चलना, मतलब स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है भाई। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, किसी वाहन का टायर फटना। ये भी कुछ टाइम के लिए ही, कुछ सेकंड के लिए ही ये प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस वजह से इस प्रोसेस को एक कुछ सेकंड के अंदर ही पूरा कर लिया जाता है। लास्ट टॉपिक, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस मैंने लगा रखा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर जनरली रिलेटेड टू, किससे रिक्वायर्ड या किस चीज़ से माना जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चंस लगा रखे हैं। इससे पहले आज का लास्ट टॉपिक बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स के बारे में हर जगह पढ़ा, यहाँ पर भी हम जरूर पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के विषय में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का न्यूटन का न्यूटन का शीतलन शीतलन नियम। इस विषय पर हम बात करेंगे भाई, न्यूटन के इस नियम के ऊपर बात करेंगे। न्यूटन का ये नियम क्या है, बहुत गजब वाला है। क्या है? किसी वस्तु के ठंडी होने की दर में
होने की दर दर वातावरण के वातावरण के तापमान मान के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होती है। कुछ समझ में नहीं आया ना? अभी आएगा। क्या आएगा समझ में? देखो भाई, रेट ऑफ कूलिंग, rate of cooling is directly proportional to is directly proportional to difference between temperature of atmosphere। ठीक है भाई, एटमोस्फियर का जो तापमान है उसके का डिफरेंस के साथ ये क्या होती है, कूलिंग का इफेक्ट करता है। फिर भी यार मजे वाला समझ में नहीं आया आपके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ में नहीं आया। चलो जी, कोई ना, समझा देंगे, अभी समझाएंगे मेरे भाई। हम किस लिए हैं? समझाने के लिए ही तो है। कि आएगा समझ में, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। टेंशन तो लेनी नहीं है, नहीं लेनी तो समझ में कैसे आएगा। अभी चलते हैं आगे वाली शीट पर। ठीक है जी, चलो जी आगे वाली शीट पर चलते हैं। ये इन्वायरमेंट है। ठीक है भाई, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है भाई, ये इन्वायरमेंट है। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख दिए। इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। और इस बीच वाले ऑब्जेक्ट का कितना है, बीच वाले ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं कि 15 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले ठंडा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले ठंडा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, जल्दी से बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ठंडा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले ठंडा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ए है और ये बी है, कौन सा सबसे पहले ठंडा होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, कौन सा सबसे पहले ठंडा होगा, कौन सा होगा सबसे पहले ठंडा। जल्दी बताओ मेरे भाई, कौन सा होगा सबसे पहले ठंडा। यही तो क्वेश्चन है, ठंडा कौन सा होगा। बताओ जी। देखो, यहाँ डिफरेंस कितना है और यहाँ डिफरेंस कितना है, यही चीज हमें बताएगी। यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। और यहाँ कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पर देखो, जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा वही उसकी रेट ऑफ कूलिंग, मतलब वो उतना ही स्पीड में क्या होगा मेरे भाई, ठंडा होगा। तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, तो मेरे पास जो ये ए ऑब्जेक्ट है,
जो मेरे पास ए ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्पीड में ठंडा होगा, ज़्यादा स्पीड में ठंडा होगा, और बी वाला ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या होगा मेरे भाई, कम स्पीड में ठंडा होगा। यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, यही तो है भाई मेरे पूरा का पूरा फंडा। ठीक है, बताओ जी, क्लियर है क्या? फिर क्वेश्चंस करते हैं। बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे की कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार का? जल्दी बताइए मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली रिलेटेड या रिलेटेड टू, तापमापी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? किससे संबंधित मामला है? ठीक है, क्या है? चार्ल्स नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से है, या ऊष्मा के विनियम के नियम से, या ऊर्जा के संरक्षण के नियम से? मतलब चार्ल्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किससे है? फर्स्ट लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूटन, इसका जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वर्क। चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वर्क प्लस चेंज ऑफ हीट। ये था, ये था ना? इसका मतलब, इसका मतलब ये चीज मेरे पास क्या है मेरे भाई? ये चीज मेरे पास क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं ऊर्जा है, और ऊर्जा में ये दोनों चीज क्या कर रहे हैं? ये दोनों चीज ऊर्जा में ऐड हो रहे हैं। जब कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में ये आए कि किसी चीज के अंदर कोई चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो बढ़ रही है, और वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका कंजर्वेशन हो रहा है, वो मतलब बचाई जा रही है उस चीज से। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। डी इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्या दिया गया? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मीनिंग क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोई भी एक रिएक्शन होती है उसमें एक होता है रिएक्टेंट, बीच में होता है एरो, और फिर होता है प्रोडक्ट। उष्माक्षेपी मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो हीट होती है मेरी, तो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो मेरी इस साइड जुड़ती है। हीट या ऊष्मा मेरी इस साइड जुड़ती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विमोचन हो, मतलब विच रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज्ड, मतलब कि जिसमें हीट निकले। रिलीज का मतलब क्या होता है? निकलना, निकलना। निकलने का मीनिंग क्या है? निकलने का मीनिंग क्या है?
कि हीट है वो प्रोडक्ट के साथ आए, हीट मेरी कहाँ आए, प्रोडक्ट के साथ आए, हीट मेरी कहाँ आए, प्रोडक्ट के साथ आई, मतलब ये। तो इसका मतलब हमें आगे वाले आंसर पर जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दे रखा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। वाई आर वाइट क्लोथ्स कलर देन द ब्लैक क्लोथ्स, जल्दी बताइए 1 सेकंड के लिए। जल्दी बताओ मेरे भाई इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर। देखो, काले वस्त्र है वो क्या करेंगे, ब्लैक क्लोथ्स क्या करेंगे, वो अपने अंदर हीट को खींचते हैं। ठीक है, अपने अंदर वो क्या करेंगे, हीट को खींचते हैं। लेकिन व्हाइट क्लोथ्स क्या करते हैं, जैसे ही उसके ऊपर व्हाइट लाइट आती है वो उसको आगे भेज देते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, मतलब व्हाइट की मैं बात करूं, व्हाइट क्या करेंगे, व्हाइट उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वाहिट क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। आंसर में क्या दे रखा है कि अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। काले मुकाबले को वस्त्रों में काले मुकाबले को वस्त्रों में श्वेत का बोला है, काले के ब्लैक के साथ व्हाइट का कंपैरिजन किया है, ध्यान रखना, ब्लैक के साथ। तो आंसर तो मैंने ये भी बताया है कि वो अपने पहुंचने वाले सभी प्रकार को अवशोषित कर लेते हैं, हीट को अपनी ओर खींच लिया ब्लैक वालों ने, तो अवशोषित कर लिया। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया, परिवर्तित या परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश भेदन नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बची है इन दोनों की बात, इन दोनों की बात बची है। ये चीज देखो, पहले ब्लैक आया, उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, व्हाइट से हो रहा है। इसका मतलब ब्लैक का कंपैरिजन किससे हो रहा है, व्हाइट से हो रहा है। तो हमें आंसर किसके केस में देना है, व्हाइट के केस में देना है। व्हाइट क्या करता है, व्हाइट करता है उसको परिवर्तित, व्हाइट करता है उसको परिवर्तित। तो व्हाइट के केस में मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इसका जो आंसर निकल जाएगा वो बी आंसर इसका राइट निकल जाएगा। जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी बताओ मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पूरा ऊष्मा परिचालक है, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग्स इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट। बेड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बोला गया है, कौन सा बोला गया है, एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर, सिल्वर। देखो, एल्यूमिनियम, इसके वायर बनते हैं, वायर बनते हैं। फिर कॉपर, इसके भी वायर बनते हैं। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर के पुराने टाइम में वायर बनते थे लेकिन अब इसके वायर नहीं बनते। लेकिन इसके अंदर हम आज भी इसको एक कंडक्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं, ये भी क्या है, एक कंडक्टर बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। तीन तो मेरे पास कंडक्टर आ चुके हैं, बचा क्या, बचा तो मेरे पास क्या, ग्लास, बचा तो मेरे पास है ग्लास। ठीक है, तो जो ग्लास या शीशा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट, इन दोनों का ही ये क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। दोनों का ही ये क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। दोनों का ही ये क्या होता है मेरे भाई, बेड कंडक्टर होता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
देखो क्या दिया हुआ है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग्स इज अर्थ, अर्थ इज ए गुड रिफ्लेक्टर, ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है, मतलब कि वो पुअर एब्जॉर्बर है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती अर्थ कभी भी, और ना ही उस हीट को वो बाहर भेजती। ये माइंड में रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार पहले। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे वाला बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए भाई। तो प्यारे बच्चों, आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही चलेगा, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। इसके जो क्वेश्चंस है वो आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे इन क्वेश्चंस की, अपना ख्याल रखोगे, सुरक्षित रहोगे। कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि हीट का हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है आज। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। थैंक यू एवरीवन।